हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछली क्लास में हमने गति वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, खत्म है वो चैप्टर। आज की जो क्लास होगी उसमें हम एक नेक्स्ट चैप्टर चालू करने जा रहा हूं और वो चैप्टर भी फिजिक्स का ही है। चैप्टर का नाम है बल, चैप्टर नंबर है 9। और जो पिछले वाला चैप्टर था वो 8 था, गति वाला, वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज का जो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का नाम है बल एवं दाब। बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर। देखो, ठीक है, नया चैप्टर चालू कर दिया है, ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर है और चैप्टर का जो टाइटल है वो है बल एवं दाब। अब हमें इस पूरे चैप्टर में एक तो बल के लिए पढ़ना है और एक किसके लिए पढ़ना है? दाब के लिए। एक तो बल के लिए और एक दाब। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूं बल, फोर्स। बल आप जानते हो, 6 क्लास से बल पढ़ते आ रहे हो, बस फर्क हो जाता है स्टैंडर्ड का। आप 6 में भी बल पढ़ा है आपने, 7th में बल पढ़ा है, 8th में बल पढ़ा है, अब आप किस में आ गए? 9th में। तो बल आपको एक छोटी क्लास में बल वाला टॉपिक डाल दिया था। अब बल क्यों आ रहा है? क्योंकि छोटी क्लासों में हम छोटे लेवल पर पढ़ते हैं, जैसे ही लेवल बढ़ता जाता है उस चीज का बड़ा विस्तार हम पढ़ते जाते हैं। तो बल के बारे में आप जानकारी लोगे और पूरी जानकारी। तो सबसे पहले जानकारी यही है कि बल क्या होता है, बल के बारे में समझना जरूरी है ना, कि बल क्या चीज है। थोड़ा सा हम इस चीज को लेकर सोच सकते हैं कि व्हाट इज फोर्स, बल क्या है। तो बल किसे कहते हैं? देखो, बल की सीधी सी डेफिनेशन है, किसी गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में लाना या किसी विराम अवस्था को गतिशील में लाना। या अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, किसी वस्तु को धक्का मारना या किसी वस्तु को खींचना ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल का मतलब यह है, कोई वस्तु रुकी हुई है, कोई वस्तु रुकी हुई है, आपने धक्का मारकर उस वस्तु को किस में ला दिया? गति में ला दिया। और कोई वस्तु गति कर रही है, आपने उसको पकड़ के रोक लिया, तो पकड़ा तो बल लगा ना, धक्का मारा तो बल लगा। तो अगर किसी विराम अवस्था में जो स्थित वस्तु है उसको आप गतिशील अवस्था में लेके जाते हो या फिर गतिशील अवस्था को विराम अवस्था में लाते हो, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। तो देखो, विराम वस्तु को गतिशील अवस्था में लाना, विराम वस्तु को गतिशील अवस्था में लाना तथा विराम वस्तु को गतिशील अवस्था में लाना तथा गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में लाना, विराम अवस्था में लाना बल कहलाता है। बल कहलाता है। विराम वस्तु को गतिशील अवस्था में लाना, रुकी वस्तु को चला देना या गति में ले आना, और जो वस्तु गति कर रही है उसको रोक लेना, विराम अवस्था में लाना, क्या कहलाता है? बल। कोई वस्तु रुकी हुई है, उसको आप चला रहे हो, कोई चल रही है उसको रोक रहे हो, अपने आप थोड़ी हो जाएगा काम, हमें क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। और उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बल। या फिर इसी डेफिनेशन को आप डेराइव कर सकते हो, किसी वस्तु को पुश करना या किसी वस्तु को खींचना या पुल करना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। नेक्स्ट, बल को किससे प्रदर्शित किया जाता है? बल को इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। तो दुनिया का कोई सा भी बल हो, चाहे उत्प्लावन बल हो, चाहे मांसपेशीय बल हो, चाहे प्रतिक्रिया बल हो, सभी बलों को एफ से प्रदर्शित किया जाता है। सभी बलों को एफ से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। बल एक प्रकार की सदिश राशि है। बल एक प्रकार की सदिश राशि है। सदिश राशियां किसे कहते हैं? ऐसी भौतिक राशि जो परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध करवाए। यानी कि आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो तो क्या उसमें दिशा का पता नहीं लगता? मान लो ये कोई वस्तु है, अब हम इधर बल लगा रहे हैं तो साफ साफ पता लग रहा है दिशा कहां पर है, इस तरफ है। हम इधर बल लगा रहे हैं मतलब हम दक्षिण दिशा में बल लगा रहे हैं। हम इधर बल लगा रहे हैं
इसका मतलब हम उत्तर दिशा में बल लगा रहे हैं। नीचे बल लगा रहे हैं, इसका मतलब हम नीचे वाली डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं। तो बल से दिशा का पता लगता है, बल से दिशा का पता लगता है, साथ ही साथ कितना बल लगा रहे हो वो हो गया परिमाण। तो बल किसी भी वस्तु का परिमाण भी बताता है, बल किसी वस्तु की दिशा को भी शो करता है, डिटरमाइन करता है दोनों चीजों को। इसलिए ऐसी भौतिक राशियां जो दिशा परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताएं, कौन सी भौतिक राशियां होती है? सदिश भौतिक राशियां, यानी कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बल का सूत्र, बल का सूत्र। तो बल का सूत्र क्या होता है? बल को F से प्रदर्शित करते हैं, बल बराबर द्रव्यमान, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान आप जानते हो, किसी भी वस्तु का भौतिक संगठन या जो भी वस्तु जिससे बनी हुई है, किसी भी वस्तु का निर्मित कणीय स्वरूप या किसी भी वस्तु का भौतिक संगठन। जैसे ये मार्कर है, मार्कर किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से बना हुआ है, तो उस प्लास्टिक का एक एक कण द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान आप जानते हो, त्वरण किसे कहते हैं? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, वेग में परिवर्तन होता है, उसे क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो किसी भी द्रव्यमान वाली वस्तु को हम गति में ला सकते हैं, रोक सकते हैं, गति में ला सकते हैं, रोक सकते हैं, तो उसके वेग में परिवर्तन कर सकते हैं द्रव्यमान के अनुसार। तो वो चीज क्या होती है? उसे एक फॉर्मूला बना दिया, बल। तो बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। और इस चीज को इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो बल तो क्या होता है? फोर्स। फोर्स को किससे रिप्रेजेंट किया? F से। तो फोर्स इक्वल टू, ठीक है, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मास बोलते हैं, मास। तो मास का मतलब m, और त्वरण को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। तो m इंटू a। तो F बराबर ma। बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर ma, मां। अगर कभी बल का सूत्र भी भूल जाओ ना तो याद रख लेना मां। बल का सूत्र क्या है? मां है। फादर इक्वल मां। ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, F का मतलब फादर नहीं है, बल है, मां, ma, मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल की परिभाषा, बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? किस प्रकार की भौतिक राशि है? और बल का सूत्र। तो यहां से निकाले हम बल का मात्रक। क्या निकाले? बल का मात्रक। बल का मात्रक। और मात्रक किससे निकलता है? सूत्र से निकलता है, कई बार बता दिया। तो बल का सूत्र है F बराबर ma, F बराबर ma। तो अगर आप m का मात्रक डाल दो, a का मात्रक डाल दो, तो किसका मात्रक निकल जाएगा? बल का मात्रक निकल जाएगा। m क्या है? मास, मास है, या उसको वेट समझ सकते हो। तो मास का द्रव्यमान क्या होता है? kg। किसी भी चीज का वजन किस में देखा जाता है? मास किस में देखा जाता है? kg में देखा जाता है। तो मास तो हो गया kg इंटू a क्या है? त्वरण। और त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन। तो त्वरण का सूत्र क्या था? a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। और मैंने बताया था कि जब त्वरण का मात्रक निकालते हैं तो फिर दोनों वेग में से एक वेग का यूज कर सकते हो आप। तो a बराबर v अपॉन टी। तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर बटा सेकेंड। नीचे t है तो एक और सेकेंड, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर सेकेंड इंटू सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। यानी कि त्वरण का मात्रक क्या आया? मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से a का मान उठा के यहां डाल दो। त्वरण का मात्रक क्या हो गया? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं, kg मीटर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर देखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, सेकेंड स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो ये पावर किस में जाएगी? माइनस में। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां डाल दो इसको, kg मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये बल का मात्रक है, kg मीटर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना बड़ा मात्रक तो हम यूज कर नहीं सकते। तो इस इतनी बड़ी राशि को एक छोटा सा नाम दे दिया गया कि kg मीटर सेकेंड स्क्वायर को बोला जाएगा न्यूटन। इतनी बड़ी राशि को क्या नाम दे दिया? न्यूटन ने किया था सारा काम, तो अपने नाम के ऊपर दे दिया न्यूटन। तो F इक्वल N, यानी कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन।
और न्यूटन का जो एक्चुअल मान होता है, न्यूटन का जो वास्तविक मान है वो है केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। बल के अन्य मात्रक, बल के अन्य मात्रक, बल के अन्य मात्रक ये है, जैसे मैं दूरी के मात्रकों की बात करूं तो दूरी का मात्रक तो किलोमीटर भी है, मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, माइक्रोमीटर भी है, नैनोमीटर भी है, एंगस्ट्रॉम भी है, पिकोमीटर भी है, बहुत सारे मात्रक है। ऐसे ही बल के भी मात्रक होते हैं, और बहुत सारे मात्रकों का मतलब है बड़े लेवल पर मात्रक, फिर छोटे लेवल पर मात्रक। तो बड़े लेवल पर बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अब हम इस न्यूटन से और कुछ चीज निकाल सकते हैं। 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होता है, तो डाइन भी किसका मात्रक है? बल का। न्यूटन भी किसका मात्रक है? बल का। तो न्यूटन से डाइन निकाल लिया, जैसे किलोमीटर से मीटर निकाल लेते हैं ना, मीटर से सेंटीमीटर निकाल लेते हैं, वैसे ही न्यूटन से क्या निकाला? डाइन। 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन, 10 की घात 5 डाइन। अब इस डाइन से भी और कुछ चीज निकाली जा सकती है। 1 डाइन में 1385.73 पाउंडल होते हैं। क्या होते हैं? पाउंडल। तो जहां जहां पर मैंने सर्कल बना रखा है, दैट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, न्यूटन बल का मात्रक, डाइन बल का मात्रक, पाउंडल बल का मात्रक। ये तीनों के तीनों किसके मात्रक है? बल के। बस शर्त ये है कि जो पाउंडल है ना, ये बहुत छोटा मात्रक हो गया बल का, मतलब बहुत कम बल के लिए आ गया। और बहुत ज्यादा अगर बल हम लगा रहे हैं ज्यादा मात्रा में, तो वो किस में देखा जाएगा? न्यूटन में। 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन, और 1 डाइन में 1385.73 क्या होते हैं? पाउंडल होते हैं। सॉरी, 1385.3 ये लो। तो बल के लिए देखो कितनी सारी चीजें हमने क्लियर कर ली। बल की परिभाषा, बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, बल किस प्रकार की राशि है, बल का सूत्र क्या है, बल का मात्रक क्या है, और बल के अन्य मात्रक क्या है। इतनी चीजें पढ़ ली हमने किसके लिए? बल के लिए। अब जो टॉपिक मैं चालू करूंगा वो है बल के प्रकार, बल के प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट बल के प्रकार। अब देखो, बल जो है 2 प्रकार का होता है। बल कितने प्रकार का? 2। एक तो संतुलित बल, एक असंतुलित बल। संतुलित बल, एक है असंतुलित बल। संतुलित बल, असंतुलित बल। संतुलित बल का मतलब बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। असंतुलित का मतलब है इनबैलेंस फोर्स, इनबैलेंस्ड फोर्स। देखो, संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है, वो तो पढ़ने से पता लगेगा। नंबर 1 पर मैं एज ए हेडिंग पुट करूं संतुलित बल, संतुलित बल, बैलेंस फोर्स। देखो, बैलेंस जो फोर्स है, संतुलित बल किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु पर आरोपित, मान लो किसी वस्तु पर बहुत सारे बल लग रहे, इधर से ऊपर, चारों तरफ से उस वस्तु के ऊपर क्या लग रहे? बल। किसी वस्तु पर आरोपित विभिन्न बलों का परिणामी बल अगर शून्य हो, एक वस्तु है, उस वस्तु पर इधर राइट साइड से भी बल लग रहा है, इधर लेफ्ट साइड से भी बल लग रहा है, ठीक है, अपर साइड से भी बल लग रहा है, लोअर साइड से भी बल लग रहा है, मतलब सभी दिशाओं से वस्तु पर क्या लग रहा है? बल। तो बहुत सारे बल हो गए, और उन सभी बलों का मान अगर 0 आए, किसी वस्तु पर आरोपित कई बलों का मान, या किसी वस्तु पर आरोपित अनेक बलों का मान परिणामी, सभी बलों का जो परिमाण आएगा ना, सॉरी परिणाम आएगा, वो अगर 0 है तो वो संतुलित बल है। मतलब वो वस्तु बैलेंस है, वो ना तो इधर जा रही है, वो ना इधर जा रही है, ना ऊपर ना नीचे। तो इसकी डेफिनेशन ये हो गई, किसी वस्तु पर आरोपित, किसी वस्तु पर आरोपित
अनेक बलों का मान, अनेक बलों का परिणामी मान, किसी वस्तु पर आरोपित अनेक बलों का परिणामी मान यदि शून्य हो, यदि शून्य हो तो वह बल संतुलित बल कहलाता है, संतुलित बल कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ठीक है। अब इस वस्तु पर एक तो इधर से भी बल लग रहा है, इधर मतलब साउथ में फोर्स लग रहा है, एक इस वस्तु पर इधर भी बल लग रहा है, मतलब नॉर्थ में बल लग रहा है, एक इस वस्तु पर इधर भी बल लग रहा है नीचे की तरफ, और एक इस वस्तु पर ऊपर की तरफ भी बल लग रहा है। तो एक वस्तु, अब डेफिनेशन को मैं अप्लाई कर रहा हूं, किसी वस्तु पर आरोपित, ये वस्तु है, किसी वस्तु पर आरोपित अनेक बल, अनेक मतलब एक से ज्यादा बल लग रहे हैं, एक बल, दो बल, तीन बल, चार बल, चार बल काम कर रहे हैं इस पर, इनका परिणामी मान मतलब कितना बल लगाया गया। इधर बल लग रहा है तो बल तो लगेगा ना 10 न्यूटन 20 न्यूटन, कितना न्यूटन लग रहा है, इधर बल लगता है वो भी लग रहा है। यदि किसी वस्तु पर आरोपित अनेक बलों का परिणामी मान, ठीक है, जो रिजल्टेंट फोर्स है, ये परिणामी जो मान है, अगर वो शून्य आ रहा है, अगर वो शून्य आ रहा है, इसका मतलब वो बल कौन सा बल कहलाता है, संतुलित। देखो संतुलित बल कैसे होगा, मान लो इधर जो बल लग रहा है ना, इस बल का मान 10 न्यूटन है, इधर जो बल लग रहा है इस बल का मान 10 न्यूटन है, नीचे जो बल लग रहा है नीचे वाला, इसका मान भी 10 न्यूटन है, ऊपर जो बल लग रहा है इसका मान भी 10 न्यूटन है। तो सभी बलों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल, और ये वस्तु अपनी जगह पर ही रुकी रही। तो बल कौन सा हुआ, संतुलित बल हो गया। मान लो एक रस्सी है, एक रस्सी को 4 लोग इधर से खींच रहे हैं, 4 लोग इधर से, और दोनों तरफ बल बराबर है, इधर से भी 40 न्यूटन बल लग रहा है, इधर से भी 40, तो रस्सी कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, बीच में रुकी रहेगी। तो दोनों तरफ से जो बल अप्लाई हो रहा है, तो उनका रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, परिणामी बल कितना आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, एक गाड़ी है, एक गाड़ी पर इधर से धक्का मारा जा रहा है, इधर से धक्का मारा जा रहा है, दोनों तरफ से जो धक्का मारा जा रहा है, जो बल लग रहा है वो 20-20 न्यूटन है, मान लो इधर से 20 न्यूटन, इधर से, गाड़ी कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, तो रुकी रहेगी। तो ध्यान रखना, ऐसी हम कई परिस्थितियों में कई एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने नीचे से कोई सूटकेस उठाया, ऐसे सूटकेस उठाकर यहाँ पर रोक दिया मैंने, तो वो रुका रहेगा, क्योंकि जितना ऊपर मैं बल लगा रहा हूँ उतना नीचे भी बल लग रहा है, तो सूटकेस रुका रहेगा, ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो उस वस्तु पर, या कोई भी परिस्थिति हम ले, कोई भी एग्जाम्पल ले, उसमें जो वस्तु अप्लाई हो रही है उस पर जो बल लग रहा है, और उनका अगर परिणामी मान अगर शून्य आता है, तो उसे आप बोल सकते हो बैलेंस फोर्स। क्या बोल सकते हो, संतुलित बल। दूसरा असंतुलित बल, दूसरा कौन सा है, असंतुलित बल, यानी कि इनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखो असंतुलित बल किसे कहते हैं, इसका उल्टा कर दो, यदि किसी वस्तु पर आरोपित अनेक बलों का परिणामी मान शून्य नहीं हो, तो उस बल को क्या बोलते हैं, असंतुलित बल। यानी कि आरोपित बल का मान यदि शून्य नहीं हो तो, आरोपित बल का मान यदि शून्य नहीं हो तो वह बल असंतुलित बल कहलाता है, वह बल असंतुलित बल कहलाता है। वह बल कौन सा बल कहलाता है, असंतुलित। कैसे, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, अब इस वस्तु पर एक बल लग रहा इधर, एक बल लग रहा इधर, मान लो इधर वाला जो बल लग रहा है वो 20 न्यूटन, और इधर वाला जो बल लग रहा है वो कितना है, 10 न्यूटन। एक तरफ 20 न्यूटन बल लग रहा है, एक तरफ 10 न्यूटन, तो आप सोच सकते हो वस्तु किधर जाएगी,
इस पर इधर जो बल लग रहा है वो ज्यादा है, परिणामी बल जो इन पर इस वस्तु पर जो परिणामी बल है ना वो शून्य नहीं है। शून्य तो तब होता है ना जब बल एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल, मतलब दोनों तरफ से बल बराबर होते, तो बराबर नहीं है। इस पर 20 न्यूटन इधर लग रहा है, 10 न्यूटन इधर, इस तरफ ज्यादा बल है तो वस्तु उधर चली जाएगी। मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मेरे को इधर भी खींचा जा रहा है, मेरे को इधर भी खींचा जा रहा है, तो उधर इस तरह की बात करूँ ना, इधर वाले जैसे मान लो इधर से 50 न्यूटन बल के साथ खींचा जा रहा है, इधर से 20 न्यूटन बल के साथ खींचा जा रहा है, तो मैं किधर जाऊंगा, मैं तो इधर ही जाऊंगा, क्योंकि बल इधर ज्यादा है ना। परिणामी बल का मान शून्य नहीं है। शून्य तो तब आता जब इधर 50 है तो इधर भी कितना होता है 50, तो 50 से 50 कैंसिल, 0 हो जाता है। समझ रहे हो ना, ठीक है। ये होता है संतुलित और असंतुलित बल। यदि किसी वस्तु पर आरोपित अनेक बलों का परिणामी मान अगर शून्य आता है तो वह बल कहलाता है संतुलित बल, और यदि किसी वस्तु पर आरोपित अनेक बलों का परिणामी मान अगर शून्य नहीं होता है, दैट इज द इनबैलेंस्ड फोर्स। अब परिणामी बल की विशेषता क्या है, सॉरी संतुलित बल क्या क्या करवा सकता है वस्तु से, ठीक है, क्या क्या विशेषता इसकी होती है संतुलित बल की, और असंतुलित बल की क्या क्या विशेषता होती है, और संतुलित बल और असंतुलित बल में अंतर क्या है, वो सब चीजें हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, संतुलित बल से क्या क्या किया जा सकता है, असंतुलित बल से क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।